वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 212 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, बताइए कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से। तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। याद रखना, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है, इनमें से बताइए। किस नगर के पास से होकर गुजरती है? प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो है इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य बताइए। सबसे पश्चिमी मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, और सबसे पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट होगा, और यहाँ जो है पश्चिमी भारत का कोई होगा। अब बताइए, इधर सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बताइए। असम भी ऑप्शन में वैसे तो। और सबसे इधर राजस्थान है, गुजरात है। सबसे पश्चिम में है गुजरात, ठीक है, गुजरात ये है। और सबसे पूरब में है उधर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सूरज और यहाँ सूरज के बीच 2 घंटे का समय अंतराल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात होना चाहिए, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी। तो भारत के सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सर्वाधिक पश्चिमी राज्य गुजरात। यूपीएससी सिविल सेवा तक ने पूछ रखा है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, चीन से भी अधिक लंबी है। तो बांग्लादेश यहाँ फैला है, इधर से ये पश्चिम बंगाल आ गया, फिर त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, ठीक है, सटे हुए हैं स्टेट। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो है वो सीमा रेखा जो है ना, रेड क्लिफ लाइन, वो बताइए कैसी सीमा है, मतलब सीमा का कौन सा उदाहरण है वो? अवशिष्ट सीमा है, परवर्ती सीमा है, पूर्ववर्ती सीमा है, अध्यारोपित सीमा है। देखिए, जब दो लोगों के बीच कोई डिस्प्यूट है, कोई तीसरा सदस्य आके बीच में जो है बीच बचाव करे, ठीक है, या अध्यारोपित करे, तो ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित की गई थी 1947 में। तो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है रेड क्लिफ लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जिसको जो है कोई बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इसका लाइन क्या है, नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर निम्नलिखित में से क्या क्या प्रभाव हो सकते थे? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता जितनी अब है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से अलग होता। देखिए, यहाँ हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ ना, यहाँ उसके ऊपर क्या है, रूस फैला है एशिया में, तो साइबेरिया ठंडा रहता है वहाँ का, ठीक है। तो साइबेरिया से बिल्कुल आने वाली जो शीत लहर है उनको रोकता है हिमालय। और सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, बिल्कुल होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, बिल्कुल होता। सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली ठंडी लहरों का अनुभव किया जाता, और सिंधु गंगा मैदान जो इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा मतलब एलुवियल सॉइल से भरा है वो वंचित होता, और मानसून का प्रतिरूप जो करंट में प्रतिरूप है उससे अलग होता, भिन्न होता। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट है, भौम की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है क्या?
हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं क्या? भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों द्वारा जमाव क्रिया से हुआ है क्या? और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है क्या? बिल्कुल, भारत में गोंडवाना लैंड में जो है कोयले का विस्तृत भंडार है। करेक्ट है यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव प्रक्रिया से नहीं हुआ है, भूमि के निर्गमन से हुआ है। ठीक है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों की श्रृंखला है। करेक्ट है। और भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है ना भारत का, वो सबसे प्राचीन है। सी असत्य है। तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव प्रक्रिया से नहीं हुआ है, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार की बात करें तो यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत सबसे प्राचीन है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है वो सबसे प्राचीन है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है वो किसका उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। किसका उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। तो भाबर मैदान जो है शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण जो है कंकड़ एवं बजरी के जमाव से हुआ है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा बताइए? हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय या अरावली? पर्वतपदीय प्रदेश है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश जो है वो शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं और शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। तो सबसे ऊपर है महान हिमालय या वृहद हिमालय, बीच वाला होता है मध्य हिमालय और सबसे नीचे वाला है वाह हिमालय या शिवालिक श्रेणियाँ। एक एक को 2 2 3 3 नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है बताइए? उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहोगे? तराई, दून, खादर या भाबर? भाबर कहलाता है, डी। तो देखिए हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के कार्य क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, इनमें सबसे नवीनतम बताइए कौन सी है? और इनको आने के क्रम में भी सजा देते हैं। यहाँ गोंडवाना जो है वो सबसे नवीनतम है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है अर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनका निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय के बाद जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो भारत का अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो सबसे नई कौन सी हो गई? गोंडवाना क्रम की चट्टान। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पूरब से पश्चिम की ओर इन पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। पूरब से पश्चिम की ओर यानी ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा है और ये वेस्ट टू ईस्ट भी पूछ सकता है। आपको पता ना होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ पर है। जैसे देखिए कंचनजंगा सिक्किम में है, एवरेस्ट नेपाल में है। अब अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो पहले यहाँ सिक्किम है, इधर फिर सिक्किम के पश्चिम में पूरा नेपाल फैला हुआ है। तो जहाँ पर कंचनजंगा से पहले एवरेस्ट है उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, कि पूरब से पश्चिम की ओर जाना है ना, इधर से इधर जाना है। तो अब यहाँ एवरेस्ट पहले है जबकि कंचनजंगा पहले आना चाहिए। यहाँ एवरेस्ट पहले है, कंचनजंगा पहले आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई उत्तर होगा। तो कंचनजंगा सबसे पहले सिक्किम आ जाएगा, थोड़ा और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो नेपाल का एवरेस्ट आ जाएगा। तो कंचनजंगा एवरेस्ट इससे पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अन्नपूर्णा धौलागिरी बी हो जाएगा। सबसे पश्चिम में कौन सा हो गया? फिर धौलागिरी हो गया। तो देखिए उपरोक्त पर्वत शिखरों का जो है पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? कंचनजंगा सबसे पूर्व में,
पश्चिम में चलो एवरेस्ट, और पश्चिम में चलो अन्नपूर्णा, और पश्चिम में चलो धौलागिरी। अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना हो, वेस्ट टू ईस्ट जाना हो, तो धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, और फिर यहाँ सिक्किम की कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, या फिर पटकोई श्रेणी? सबसे नवीनतम इनमें पटकोई श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी। तो पटकोई श्रेणी जो है वो हिमालय श्रेणी में स्थित है, हिमालय श्रेणी में स्थित है, इसलिए नवीन है, जिसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ है, और शेष सभी जो है दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं। तो इसमें सबसे नवीन हो गई पटकोई श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्तर पर स्थित है? इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। इसका उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मिलन स्थल पर। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है, जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के जो है मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी में पाई जाती है नीलगिरी ताहर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित कौन सी श्रेणी इसमें नहीं है? सतमाला श्रेणियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं। हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित हैं। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं, क्योंकि मांडव हैं गुजरात में। ठीक है, बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो बालाघाट श्रेणी जो है, हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ जो है वो गुजरात राज्य के कठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो ये 15 प्रश्न थे इंडियन ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 112 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।